अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट असम फैज़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा नज़रिया ओनली ऑन रिपब्लिक न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो कि दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही है और सियासी कशीदगी का शिकार है, इस पर आज मंजरनामा और सियासी तजिया देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान जनाब वकार अहमद चीमा साहब। सर, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी सर, कल आपका परवेज़ लाई साहब के साथ मुलाकात थी, क्या मंजरनामा था? जी, कल परवेज़ लाई साहब के साथ मुलाकात ना तो कोई सियासी थी बल्कि वो एक बड़ी कानूनी सी मुलाकात थी और अदालत में ही मुलाकात तकरीबन 5-6 घंटे रही। ठीक। जैसा कि आपको पता है कि एक दिन पहले यानी कि 1 जून को चौधरी परवेज़ लाई साहब जब अपने घर से निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आपको पता है उनकी गिरफ्तारी के लिए तकरीबन 1 महीना हो गया था, तकरीबन 15-20 दिन तो हो गए थे 15-20 दिन कि नाकाबंदी की गई हुई थी और उनके घर के जो आने जाने के रास्ते थे वो बंद थे। ठीक। चौधरी परवेज़ लाई साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो जो अफवाह फैली और जो मुख्तलिफ तजीज़ानगार और सियासतदानों ने कहा जी ये फिक्स मैच है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब की जो गिरफ्तारी है ये फिक्स मैच है और चौधरी परवेज़ लाई साहब पॉसिबल है कि गिरफ्तार होकर कोई 1-2 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और इमरान खान साहब का साथ छोड़ दे और वापस काफलिक में चले जाएं। और उससे एक रात पहले ये खबर भी चली थी कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने चौधरी शजात से रब्ता किया है दोबारा वापस काफलिक में आने के लिए। ठीक। लेकिन कल जो ही चौधरी परवेज़ लाई साहब को एंटी करप्शन अदालत में पेश किया गया, उनके रिमांड के लिए पेश किया गया, एंटी करप्शन जो अहलकार हैं वो लेके आए, बड़ी सख्त सिक्योरिटी में लेके आए, तो चौधरी परवेज़ लाई साहब जो ही गाड़ी से नीचे उतरे तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि चौधरी साहब आप कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या आप कब इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ को छोड़ें। ठीक। तो चौधरी परवेज़ लाई साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ, मैं तहरीक इंसाफ का सदर हूँ, मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी और इमरान खान साहब को भी कहूँगा कि तहरीक इंसाफ वालों और इमरान खान साहब तगड़े हो जाओ। ये जितने मर्जी केसेस कर लें, ये जितने मर्जी झूठे मुकदमा दर्ज कर लें, ये वक्त गुजर जाएगा और इस सारे जितना भी ये एक सियासी माहौल ख़राब किया गया स्पेशली पंजाब के अंदर, तो चौधरी परवेज़ लाई साहब ने कहा कि ये मोहसिन नकवी जो अभी निगरान वज़ीर आला है, ये सारा उसी का किया दर है और ये सारी जितनी भी साजिशें हो रही हैं, जो भी तहरीक इंसाफ को या तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको दबाने के लिए जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके लिए इसे बाकायदा अपॉइंट किया गया है और ये मोहसिन नकवी सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है। ठीक है, तो क्या समझते हैं परवेज़ लाई साहब आने वाले दिनों में कासिम के अब्बा के साथ खड़े रहेंगे? जी, मैं अगर आप मेरी ज़ाती राय या तजिया पूछते हैं तो वो ये है कि मेरा अपना ख्याल ये था कि चौधरी परवेज़ लाई साहब छोड़ जाएंगे। अच्छा। लेकिन कल जब 5-6 घंटे चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ वहाँ पे वक्त गुजारा, अदालत के अंदर रहे, चौधरी परवेज़ लाई साहब से 1-2 बातें भी हुई, उनसे इस्लाम दुआ भी अच्छी हुई, तो चौधरी परवेज़ लाई साहब बड़े मजबूत हैं। ठीक है, समझ लें कि वो इस टाइम नायब कप्तान है। जिस तरह इमरान खान साहब के असाब मजबूत हैं, इसी तरह परवेज़ लाई साहब बिल्कुल वो मुतमिन थे, पूरे तमाद थे और कहीं से नहीं लग रहा था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी कहीं से नहीं लग रहा कि वो प्रेशराइज हैं या वो पीटीआई को दूर दूर तक भी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये सारा क्रेडिट मोनिस लाई को जाता है? मैं शायद आपसे पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी तो मैंने ये कहा था कि मोनिस लाई साहब ने बड़ी अच्छी सियासी चाल चली है। बिल्कुल ठीक है, नहीं तब के हालात और थे, लेकिन इस वक्त जी बाप को खड़े रखना, क्या ये मोनिस लाई को क्रेडिट जाता है? जी बिल्कुल मोनिस लाई साहब को जाता है। मोनिस लाई साहब ने मेरा ख्याल 30 मई को एक ट्वीट किया था, शायद आपने पढ़ा। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा था कि मेरी पहले तो मैं कहता था कि तहरीक इंसाफ नहीं छोड़नी और तहरीक इंसाफ में आना है, तो अब तो मेरी वालदा और चौधरी परवेज़ लाई साहब ने आज कहा है खाने की टेबल पे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि नहीं, हम तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को नहीं छोड़ना। ठीक है, तो सर क्या समझते हैं मौजूदा हालात के जो अनासिर थे, जो जिम्मेदारान थे, वो आज खान साहब के साथ क्यों नहीं नजर आ रहे? मैं ना इसमें एक छोटी सी बात आपको बताता चलूँ कि अगर हम पाकिस्तान की ज़्यादा पुरानी नहीं, जुल्फ़िकार अली भट्टो के बाद जो सियासी सूरत रही या उसके बाद 2 ये आमरीत के बदतरीन दौर गुजरे, अगर वो सारे सियासी मंजरनामे को आप देखें तो आपको ये महसूस होगा कि पाकिस्तान की सियासत को गंदा करने वाले, पाकिस्तान को मुआशी तौर पे तबाह करने वाले मेरे मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मेरे मुताबिक वो इलेक्टेबल है
जिन्होंने इस पाकिस्तान के अवाम को मजाक बनाया हुआ है, इस पाकिस्तान की सियासत को मजाक बनाया हुआ है, इधर से उधर, और इसमें अवाम की बहुत बड़ी गलती है। अवाम ने आज तक, इस कौम ने इनको पहचाना ही नहीं, इनकी शक्लों को पहचाना ही नहीं कि ये वो लोग हैं, ये वो गंदे लोग हैं जिन्होंने सियासी जमातों को गंदा कर दिया है। इसमें मैं कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, देखिए हमेशा जो प्यासा है वो कुएं के पास जाता है। लेकिन सर कसूर भी तो यहाँ हमारा ही है। मतलब हमारा जो वोट है उसकी कीमत क्या है? गटर, नाली, सड़क, और ज्यादा से ज्यादा वो भी हम पैसे देके सरकारी नौकरी ले लेते हैं। अगर आप फैजान साहब ये देखें तो गटर, नाली, सड़क भी तकरीबन अब बहुत बड़ी आपने बात कर दी है। पिछले 10 साल से सियासत चेंज हो गई है, अब बरेली और नान से आगे सियासत नहीं जा रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालांकि हमारी जो है वो टारगेट्स हमारे डिफरेंट होने चाहिए। हमारी टारगेट्स अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, मयारी अस्पताल होने चाहिए, मयारी स्कूल्स होने चाहिए, और ये गवर्नमेंट लेवल पे होने चाहिए। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो ये नहीं है, और जिसका आज तक हम ज़्यादा भुगत रहे हैं। फैजान साहब, कौमें बनती हैं सोच से, जी, मंशूर से, बिल्कुल ठीक, और एक इज्तिमाई सोच होती है, बिल्कुल ठीक, जिसके अंदर ज़ाती मफादात को, जब इज्तिमाई मफादात आ जाते हैं तो ज़ाती मफादात से पीछे हटना पड़ता है। हमारी जो कौम है, यहाँ पे हर बंदा काउंसलर बनना चाहता है, हर बंदा MPA बनना चाहता है, हर बंदा MNA बनना चाहता है, हर बंदा अपने अंदर एक सियासतदान है, वो किसी की भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं। तो इस तरह कौमें नहीं बनती। यहाँ पे दौड़ लगी हुई है, वो एक कहते हैं ना, नफ्सो नफ्सी का आलम है। यहाँ पे जो कौमों की जो एक सोच होती है जितमाही, वो आपको अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में बदकिस्मती से नजर नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक। खान साहब के असाब को कहाँ देखते हैं? खान साहब तो इस वक्त डेली इनका एक मीम आ जाता है फनी मोड में। जी, खान साहब तो उनके मुखालफ भी मानते हैं कि खान साहब जितना साहब का मजबूत इंसान कोई नहीं, और इतमाद इंसान हमने आज तक नहीं देखा। और मैंने भी पाकिस्तान की सियासत में जो मुझे थोड़ा बहुत इल्म है, या थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मैंने भी पाकिस्तान की सियासत में इतना मजबूत इंसान नहीं देखा। देखें, इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट प्लस PDM जिस तरह प्रेशराइज करके, तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 15 से 20 हज़ार लोगों को उठाया हुआ है, बड़ी क़यादत, और छोटे बड़े तो सारे छोड़ गए हैं, जो इलेक्टेबल थे, मुफाद परस्त सारे फसली बटेरे तो छोड़ गए। लेकिन कल आपने देखा होगा सनम जुवेद, आलिया हमजा, उसके बाद वो जो खतीजा शाह हैं, और उसके बाद जो तैयबा राजा, और उनके साथ जो खवातीन थी, आप उनका मुराल तो देखें। और उसके बाद तकरीबन 25 से 30 जो वो लड़के पेश किए गए एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर, और वो गाड़ी से निकल रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं। मतलब वो बिल्कुल परेशान नहीं है, वो बिल्कुल घबराए हुए नहीं है, वो बिल्कुल हौसले में है। और वो जो जिन्होंने वजारतों का मजा लिया, जिन्होंने लूटमार की, जिन्होंने इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को गंदा किया, उन्होंने एक दिन जेल बर्दाश्त नहीं की। वो यकीन करें, एक दिन 2 दिन भी जेल में नहीं गुजारे और फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जी, सब क्या समझते हैं कि खान साहब को कोई गिला शिकायत करनी चाहिए थी? ये जो लोग वजारतों के मजे ले गए, क़यादत के मजे ले गए, और आज वो खान साहब के साथ खड़ा क्या, खान साहब से बहुत दूर चले गए। फैजान साहब गिले, मैं डायरेक्ट नाम ले लेता हूँ, शहबाज गिल साहब, जो कि आज उनको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। जैसे भी हालात होते, कुछ भी होता, आप उस वक्त इमरान खान के राइट हैंड थे, आप आज क्यों मुल्क से बाहर चले गए? और दूसरा फवाद चौधरी, जिनको टारगेट किया जा रहा है कि जो मौजूदा हालात इस वक्त बन गए हैं, उसमें सारे करता धरता जो है फवाद चौधरी साहब थे। फैजान साहब, गिले शिकवे और शिकायतें करते हैं कमज़ोर लोग, ठीक, या जिनके मफादात हों, या जिनका जीना मरना खाना पीना सिर्फ सियासत हो, हराम खोरी हो, ठीक। इमरान खान साहब जैसे लोग, लीडर्स, गिले शिकवे शिकायतें नहीं करते, ठीक, वो सबक हासिल करते, बिल्कुल ठीक। आप अगर इमरान खान साहब की ज़रा उनको सुने, आजकल उनके मुख्तलिफ जो तकारीर हैं, जो खिताब हैं, वो सुने, तो वो मुतमिन है, बिल्कुल ठीक। वो मुतमिन क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि मेरे पीछे कौम खड़ी है, मेरे पीछे पाकिस्तानी अवाम खड़ी है, वोटर मेरे साथ खड़ा है। जो फवाद चौधरी है, इस पे देखें ना, पाकिस्तान की 75 साल तारीख उठा के देख लें, यहाँ पे वोटर की कौन सी मानी गई है? कभी लाने वाले ले आते हैं बस। मैं फैजान साहब समझता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो। अच्छा, अगर वोटर की ना सुनी जाती, अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट हर चीज़ करने की पोजीशन में होती, और इलेक्टेबल को लाके वो जीत सकती, इलेक्शन से खान साहब को बाहर कर सकती, तो अभी तक वो इलेक्शन अनाउंस करवा दे। अच्छा, मुझे लगता है चीमा साहब
कि 9 मई के 2 दिन दिए गए, यानी 11-12 मई से जो पहले के हालात थे वो डिफरेंट थे। अब 11-12 मई के जो बाद के हालात हैं ये टोटल डिफरेंट हैं। और कई तज्ज़ियाकार जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को आने वाले दिनों में बिल्कुल अकेला कर दिया जाएगा और गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोट लखपत, ये अब डिसाइड किया जा रहा है कि कोट लखपत में रखा जाए या अडयाला जेल में रखा जाए, यहाँ तक प्लान किया जा रहा है। जी फैज़ान साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे मुत्फिक हूँ। आप देखें कि 9 मई क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया, हम इस बहस में नहीं जाते। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारे जानते हैं। ठीक, ये 9 मई हुआ क्यों, ये जो आप बात कर रहे हैं ये हुआ ही इसीलिए। ठीक है, ये किया ही इसलिए गया है। बिल्कुल, आप ये आप पाकिस्तान के अंदर सर शख्सियत जो प्रस्ती है और जो हसद और बुग़्ज़ है वो उस म्यार पे चला गया है। आपके जो अफसरान है, आपके जो अदारे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते। बिल्कुल ठीक। वो किसी भी जिसको अल्लाह ताला की ज़ात इज्जत देते हैं वो उसका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं हमारे पास ताकत है, इस ताकत का नाजायज इस्तेमाल करके लोगों को माइनस करो, अपने मनपसंद लोगों को आगे लेके आओ। ठीक है, देखिए हम उस गुफ्तगू में जाएंगे ना, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, ये लोग आजमाए हुए लोग हैं। ठीक, ये 3-3 4-4 दफा इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर चुके हैं। ठीक, इमरान खान, ये जो भी जाल बिछाया गया है, जो भी ये सारा 9 मई का वाकया और उसके बाद जो पकड़ दकड़ है और उसके बाद जो लोग पार्टी छोड़े हैं और उसके अलावा जो आपके कारकुनों को उठाया जा रहा है। एक तो वो थे ना आम सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग जो पीटीआई का स्पेशल प्लांटेड थे, एक माहौल एक वो लोग जो बकायदा इनके सोशल मीडिया टीम का हिस्सा थे, उनको उठाया जा रहा है। और 1-2 खबरें ये भी हैं कि कुछ 1-2 लोगों को मार भी दिया गया है, उनकी डेड बॉडीज बरामद हुई हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये हमारे ताकतवर अदारे और जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं वो आपको बता रहे हैं कि हम इस मुल्क के अंदर मकबूल जितने मर्जी हो, जो हमारे अवाम जैसे मर्जी आपके पीछे खड़ी हो जाए, लेकिन जब तक आपकी कबूलियत नहीं होगी तो इस मुल्क के अंदर आप हुक्मरानी तो दूर की बात है, हम आपको एमएनए भी नहीं। शिवा साहब, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो दुनिया भर में ही एक किरदार समझा जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा जो है वो एक कंट्रोवर्शियल बंदा, मतलब एक आम बंदा तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा बंदा भी जो है वो अमेरिकन जो है प्रेसिडेंट बन सकता है। तो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार तो हर जगह ही है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन किरदार कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है ये एक देखने वाली बात है। मैं इसमें ऐड कर दूं, दुनिया के अंदर अगर आप भारत की मिसाल लें, अमेरिका की लें, रशिया की लें, चाइना की लें, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर हुकूमतें कायम नहीं होती। बिल्कुल ठीक। लेकिन वहां पे एस्टेब्लिशमेंट का जो करैक्टर है, जो किरदार है, वो प्रो गवर्नमेंट है। बिल्कुल ठीक। वो अवामी राय की कदर करते हैं। बिल्कुल ठीक। वो उस हुकूमत के साथ खड़े होते हैं जिसको अवाम इलेक्ट करके ठीक ऐवानों में लेके आती है। ठीक। वो ऐवानों में लाने से पहले उसके ऊपर प्लान A-B-C नहीं बनाते। ठीक है। वो जब कोई भी हुकूमत इलेक्ट होके आ जाती है फिर उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करती है। जैसे तैयब उर्दुगान साहब मुसलसल जो है वो इलेक्टेड हो रहे हैं, उनको अवाम इलेक्ट कर रही है। मतलब टर्की के अंदर कोई भी जो एस्टेब्लिशमेंट का अदारा है वो उनकी जो जमहूरियत है, उनकी जो अवामी राय है उसके अंदर वो मुदाखलत नहीं कर सकता। हाँ, उसके बाद अगर फर्ज करें तैयब उर्दुगान नहीं जीतते, अगर दूसरी पार्टी जीत जाती तो एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ खड़ी थी, मुल्क की तरक्की के लिए खड़ी थी, मुल्क की मजबूती के लिए, मुल्क के दफा के लिए खड़ी थी। पाकिस्तान के अंदर मजबूती दफा वहां पे तो एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा कर रही है, नहीं कर रही, कितना कर रही है वो आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान के जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो सियासी मामलात हैं, जो सियासतदानों की जोड़ तोड़ के मामलात हैं, उसके अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो इंतहाई अफसोसनाक। ठीक है, तो अब क्या समझते हैं सर, आने वाला दौर पीटीआई का हो सकता है? मुद्दा पॉइंट सर, ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह कहते हैं ना T20 मैच है जी, वो अक्सर आपने इंडियन कमेंटेटर को सुना होगा कि ये T20 मैच है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, ये पाकिस्तान के अदारे हैं। यहाँ पे असूलों की सियासत नहीं, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट भी असूलों पे नहीं खड़ी, वो पैचअप करवाते हुए वो खड़े हैं अपनी पसंद और नापसंद पे। हो सकता है हमारे सिपा सलार को आज कोई बात बुरी लग जाए, आसिफ अली जरदारी की, हो सकता है नवाज शरीफ की आज कोई बात बुरी लग जाए तो वो इतना बुरा मना जाए
कि वो उनको नीचा दिखाने के लिए इस तरफ आ जाएं और कल को इनकी कोई बात दोबारा बुरी लगे तो इनको नीचा दिखाने के लिए उस तरफ चले जाएं। यहाँ पे मुल्की मफादात को तरजीह नहीं दी जाती। फैजान साहब, यहाँ पे जो तरजीहात हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती अना है, अपनी जिद है और एक वो सोच है जो दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को जेर करने की, शिकस्त देने की है। ठीक है, ये तो इस पर अभी इमरान खान का रिसेंटली वो बयान भी आया कि मतलब किसी वक्त भी सेटिंग चेंज हो सकती है, तो इस पर आप पीडीएम को उन्होंने अल्लानिया समझाने की कोशिश की है कि इस पर आप इतना इतराइए मत। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि भाई ये वो लोग देखें जो गैरतमंद और जो मोमिन इंसान होता है ना, वो जब किसी एक सुराख से डसा जाता है तो वो उससे सबक हासिल करता है। ठीक, इमरान खान साहब इसलिए कह रहे हैं कि भाई तुम लोग तो पहले यहाँ से 3-3, 4-4 दफा जलील होकर निकल चुके हो। चलो मेरी तो पहली दफा है, मैं एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आया, आपका ये भी इल्जाम मानता हूँ, हर चीज को मानता हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ पे डसे हुए हो, लेकिन तुम अभी भी नहीं बाज आ रहे। तो कल को ये दोबारा वक्त ऐसे आना है कि हो सकता है तुम लोग मेरी जगह पे और मैं तुम लोगों की जगह पे। ठीक, तो क्या समझते हैं कौन सी पर्सनैलिटी आपको पैचअप करवाती आइंदा नजर आएगी? शेख रशीद प्रो एस्टेब्लिशमेंट या परवेज अली साहब? क्योंकि कल भी इन्होंने ऐलान किया कि मैं इदारों का हामी हूँ और इदारों के साथ खड़ा हूँ। फैजान साहब, मैं आपको एक बात बता दूँ और ये बात मेरी लिख लीजिएगा, एस्टेब्लिशमेंट ने अपने मोहरे बदल लिए। अच्छा, परवेज खटक, ठीक है, शाह मोहम्मद कुरैशी, ठीक है, शेर शीद, ठीक है, हामिद नासिर चट्ठा, अच्छा, जितने भी ये बाबे हैं तकरीबन 60, 65, 70 साल से ऊपर, ये एस्टेब्लिशमेंट के पिछले 30-40 साल से आला कर रहे हैं। इनको इलेक्टेबल भी आप कह सकते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट प्रो एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं। पिछले 2 से 3 साल में, ये मैं आपको 2021 से वसूख से कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने तमाम मोहरे बदल लिए हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो यंगस्टर है, जो नया सियासतदान है, जो 45, 40, 50, 35 साल की एज में है, अब वो आ चुके हैं। आपके सामने कई चेहरे आ भी रहे हैं। फैसल वाडा अब एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा मोहर है। बिलावल कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट अब मुझे पक्का अपनी गोद में बिठा ले। ठीक है, अब आपको नए चेहरे नजर आएंगे। ये तो चले मैं आपको बड़े नाम, छोटे नाम जो MNMPA लेवल के लोग हैं वो बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने 15, 20, 25, 30 लोग जो हैं वो नए बाकायदा प्लांट कर दिए हैं। अच्छा। अब शेख रशीद की, परवेज खटक की, परवेज लाई को माइनस कर दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। सही। ये अपने पुराने ताल्लुकात और अपनी पुरानी जो प्रैक्टिस है उनको लेकर एस्टेब्लिशमेंट को बार बार शो करते हैं, देखिए हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अब इनको ऊपर ये वो घोड़े हैं जिनके ऊपर उन्होंने कई दफा रेस जीत चुके हैं, कई दफा हार चुके हैं, अब वो इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके कीमती वक्त का, आपके टाइम का। इसके साथ ही आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहेगा। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।